हेलो दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12th भूगोल भाग 1 के जो है चैप्टर 1 से 4 तक के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। आप इसको एक टेस्ट की तरह लीजिएगा और लास्ट में कमेंट में बतलाइएगा कि टोटल में आपका कितना सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक हैं टेलर। कौन है? तो टेलर हैं। तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर है। तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक टेलर हैं। अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया ना। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन दोनों एक ही है ना। तो नवनिश्चयवाद जो है संकल्पना का प्रतिपादन पूछे या नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक पूछे, दोनों कौन होगा? तो टेलर होगा, जिसका पूरा नाम क्या है? ग्रिफिथ टेलर। तो नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो टेलर ने किया, यानी कि ग्रिफिथ टेलर ने किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? यानी इनमें से जो है कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसमें है मात्रात्मक क्रांति। तो मात्रात्मक क्रांति यह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो जो है कौन जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति यह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संभववाद संभववाद की अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसमें जो है प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों की संभावना को जो है क्या माना गया है? महत्वपूर्ण माना गया। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों का, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो जो है ये निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है, यानी हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया पुस्तक इसमें से कौन है? तो वह है कास मास। क्या है? तो कास मास। तो कास मास जो है यह हम्बोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है। तो कास मास किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो हम्बोल्ट के द्वारा। तो हम्बोल्ट के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? तो वह है कास मास। ठीक है, कौन सा है? तो कास मास। तो कास मास यह जो है सो हम्बोल्ट के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो कौन जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो वह है समुद्र विज्ञान। तो इसमें जो है समुद्र विज्ञान यह जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो कौन जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो समुद्र विज्ञान। ठीक। फेवरे संबंधित है। तो फेवरे जो है वह किससे संबंधित है? तो यह संभववाद से संबंधित है। ठीक है, फेवरे किससे संबंधित है? तो फेवरे संभववाद से संबंधित है। फेवरे नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है संभववाद के बारे में बतलाए थे। तो फेवरे जो है किससे संबंधित है? तो संभववाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है?
तो मानव भूगोल का संस्थापक रेट जेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो रेट जेल को कहा जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो रेट जेल को कहा जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो रेट जेल को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। तो मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? तो मात्रात्मक क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? तो मात्रात्मक क्रांति यह जो है मानव भूगोल और उसके बाद भौतिक भूगोल दोनों से संबंधित है। ठीक है, यह जो है सो किससे संबंधित है? तो दोनों से संबंधित है। तो मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से संबंधित है। ठीक है, तो मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कलाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो कलाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो कलाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। कहाँ है? तो अफ्रीका में है। तो कलाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका में है। तो कलाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो कौन जो है इसमें आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो इसमें से कौन जो है आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो वह है सैन्य भूगोल। ठीक है, तो सैन्य भूगोल जो है यह आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह जो है सेवा भूगोल से संबंधित है। ठीक, तो जो है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र इसमें से कौन नहीं है? तो वह है सैन्य भूगोल। तो सैन्य भूगोल जो है आर्थिक भूगोल का जो है उपक्षेत्र नहीं है, बल्कि ये जो है सेवा भूगोल का उपक्षेत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रेरीज से आप क्या समझते हैं? तो प्रेरीज यानी कि प्रेरीज जो है सो क्या है? तो प्रेरीज जो है यह घास का मैदान है। क्या है? तो घास का मैदान है। तो घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्रेरीज कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेरीज से आप क्या समझते हैं? तो घास का मैदान। तो घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो प्रेरीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो निश्चयवाद संकल्पना में जो है ये प्राकृतिक घटक को जो है क्या माना गया है? महत्वपूर्ण माना गया है। तो निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्राकृतिक घटक को। ठीक है, तो निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि जो ये पर्यटन भूगोल है यह मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है आर्थिक किससे? तो आर्थिक भूगोल से। इससे पहले भी देखे थे। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल से, क्योंकि पर्यटन से जो है हमें क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है, रुपया मिलता है, लाभ मिलता है, इसलिए जो यह आर्थिक भूगोल से संबंधित है। ठीक, तो पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आर्थिक भूगोल से संबंधित है। तो पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आर्थिक भूगोल क्षेत्र से संबंधित है। चलिए, तो इस तरह हमारा जो है चैप्टर 1 का ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर 1 में आपका जो है 14 में कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बतलाइएगा। अब जो है हम चैप्टर 2 पर चलते हैं। कथन ए जो है सो कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है। ठीक है, यानी कि कथन ए क्या कह रहा है
कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है, और इसका कारण दिया गया है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है। ठीक है, तो क्या ये दोनों सही है? पहला क्या कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है, और दूसरा कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो है जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तो बतलाइए इसमें जो है कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है दोनों ए और आर यानी दोनों कथन सही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, क्योंकि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है, और साथ ही भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? यानी किस वर्ष जो है विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो 1999 में। कब? तो 1999 में। तो 1999 में जो है विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई। अगला क्वेश्चन है, मसाई क्या है? तो मसाई क्या है? तो मसाई जो है सो क्या है? तो मसाई जो है वह एक जनजाति है। क्या है? तो मसाई एक जनजाति है। तो मसाई क्या है? तो मसाई एक जनजाति है। अगला, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो कौन जो है जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का कारक कौन नहीं है? तो आवास यानी कि घर। यह जो है यह जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक नहीं है। ठीक, लेकिन जैसे कि प्रवास हो गया, जन्म हो गया और मृत्यु हो गया, ये तीनों की तीनों जो है जनसंख्या परिवर्तन के कारक है, लेकिन आवास जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो निम्न में कौन सा एक विरल, विरल मतलब कम, कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो वह है दक्षिण पूर्वी एशिया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है यह कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र यानी कि बहुत ज्यादा जनसंख्या यहाँ निवास करता है दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो अभी तुरंत बतलाएं। दक्षिण पूर्वी एशिया यह जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, कहाँ सर्वाधिक है जनसंख्या वृद्धि दर? तो अफ्रीका में। तो अफ्रीका में जो है सो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो विरल यानी कि बहुत ही कम, विरल मतलब कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यह जो है सो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो विश्व की सघन जनसंख्या, सघन मतलब
अधिक जनसंख्या क्षेत्रों में कौन क्षेत्र शामिल नहीं है, यानी किस क्षेत्र में जो है जनसंख्या घनत्व अधिक, सॉरी जनसंख्या घनत्व कहते हैं कि सघन जनसंख्या नहीं है। तो इसमें से कौन सा क्षेत्र है जहाँ सघन जनसंख्या यानी कि अत्यधिक जनसंख्या नहीं है, तो वह क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो है यहाँ सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन नहीं है, तो वह है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो विश्व के किस देश की जनसंख्या जो है सो सर्वाधिक है, तो चीन। ठीक है, तो चीन में जो है, चीन में चीन विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश है। लेकिन यह जो है 2011 के जनगणना के अनुसार ही है। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए कि जो है सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तब हो जाएगा भारत हो जाएगा। ठीक है, तब कौन हो जाएगा, तब भारत हो जाएगा। वर्तमान शब्द आया, ठीक है, तो यदि जो है वर्तमान शब्द आता है तब जो है भारत हो जाएगा। अब वर्तमान शब्द नहीं आता है तब चीन दीजिएगा। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। तो यहाँ पर वर्तमान शब्द कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको चीन लगाना है। ठीक है, तो विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो चीन। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो यहाँ पर जो है माओरी, तो माओरी जनजाति जो है सो निवास करती है। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो माओरी, तो माओरी जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। तो विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है, तो 60% भाग। ठीक है, तो 60% भाग जो है एशिया में निवास करती है। ठीक है, तो विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है एशिया में निवास करती है, तो 60% भाग एशिया में निवास करती है। यानी कि सबसे ज्यादा यदि किसी महाद्वीप पर जनसंख्या है तो वह जो है अपना ही महाद्वीप एशिया में जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो किस देश में, तभी तुरंत बतला है, एशिया में जो है विश्व में सर्वाधिक महाद्वीप विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। अभी तुरंत बतलाए हैं ना। तो जो है किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो एशिया में। इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एशिया में जो है पूरे विश्व का 60% जनसंख्या जो है वह एशिया में ही निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला है। तो सघन यानी सघन का मतलब क्या हो गया, सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र इसमें से कौन सा है, तो वह सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप। कौन सा है, तो पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप जो है सघन यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी यूरोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो कौन जो है जन स्थानांतरण मतलब कि जो है लोगों के स्थानांतरण का, यानी लोग जो है उस कारण से जिस जिस कारण से जो है लोग अपना स्थान बदल लेते हैं, वह जो है उस लोग का प्रतिकर्ष कारक होता है। तो आप बतलाइए कि कोई लोग जो है अपना स्थानांतरण किस कारण से बदल लेंगे, तो जो है तो वह है यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी कि जिस कारण से लोग जो है अपना स्थान बदल लेते हैं तो वह प्रतिकर्ष कारक होता है।
ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो जैसे कि जल जमाव, तो जल जमाव के कारण लोग अपना स्थान बदल लेते हैं, तो यह तो प्रतिकर्ष कारक है। हमको कह रहा है कि कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ठीक है, नहीं है। बेरोजगारी के कारण भी लोग अपना स्थान बदल लेते हैं, महामारी के कारण भी लोग अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शैक्षणिक सुविधाएं। तो जो है कौन जो है जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो वह है शैक्षणिक सुविधाएं। तो शैक्षणिक सुविधाएं जो है यह शैक्षणिक सुविधाएं यह जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है जन अंकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती है। यानी कि जो है जन अंकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में, तो जन अंकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था होती है, तो किस अवस्था में जो है जन्म और मृत्यु दर जो है उच्च होती है, तो कौन सी अवस्था में, तो वह अवस्था है प्रथम अवस्था। तो प्रथम अवस्था में जो है, ठीक है, तो जन अंकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में, तो प्रथम अवस्था में। तो प्रथम अवस्था में जो है सो जन्म और मृत्यु दर दोनों जो है उच्च होती है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि जो है जन अंकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती है, तो प्रथम अवस्था में उच्च होती है। अगला क्वेश्चन है तो चलिए ये जो है हमारे चैप्टर 2 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस रहा। तो अब इस 16 गो में से आपका कितना सही हुआ ये भी कमेंट में जरूर बतलाइएगा। अब चलते हैं चैप्टर 3 पर। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है, यानी कि कम है। यानी किस राज्यों में जो है 0 से 6 वर्ष के आयु वाले वर्ग के लोग के लिंग अनुपात निम्नतम है, यानी कि सबसे कम है, तो वह राज्य है हरियाणा। और राज्य कौन सा है, हरियाणा। तो हरियाणा में जो है 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उसका जो लिंग अनुपात है सो सबसे कम है। किस राज्य में, तो हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, ठीक है। तो किससे संबंधित है, तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध है किससे, तो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो किस देश में जो है लिंग अनुपात सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है, तो लेटविया देश में। किस देश में, तो लेटविया देश में जो है लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो किस देश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, तो लेटविया। तो लेटविया देश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा आयु वर्ग जो है कार्यशील जनसंख्या यानी काम करने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो 15 से 59 वर्ष। तो कोई व्यक्ति 15 से 59 वर्ष तक अच्छा खासा काम कर सकता है। तो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति, ठीक है। तो कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो 15 से 59 वर्ष। तो यह क्वेश्चंस आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए इस तरह हम सब जो है अपने अंतिम चरण चैप्टर 4 पर चलाए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है
कि जो है नॉर्वे सर्वोच्च मूल्य सूचकांक, यानी कथन ए जो है सो कह रहा है कि नॉर्वे सर्वोच्च सर्वोच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है। और उसके बाद जो इसका कारण यानी रीजन आर दिया गया है कि यहाँ मानव विकास सूचकांक 0.5 से 0.799 के बीच है। ठीक है, तो इसमें जो है ये पहला वाला कथन तो सही है, ये जो कह रहा है कि नॉर्वे जो है सर्वोच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है, ये कथन ठीक है। लेकिन ये जो कह रहा है कि यहाँ मानव विकास सूचकांक 0.5 से 0.799 के बीच है, सो क्या है, गलत है। इसका कारण जो ये हमें दिया गया है, इसका कारण मानव विकास सूचकांक 0.5 से 0.799 के बीच है, यह कथन गलत है। तो इसमें सही क्या है, तो सही यह है कि नॉर्वे जो है यह सर्वोच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो है ऑप्शन ए, कथन ए सही है, लेकिन इसका जो कारण आर है वो क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का सूचक है। तो आर्थिक विकास का सूचक कौन है, तो पहला कथन दिया गया है आय, उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया गया है रोजगार, और तीसरा कथन दिया गया है साक्षरता, और उसके बाद जो है चौथा कथन दिया गया है उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। यानी कि जो है आर्थिक विकास का सूचक कौन है, तो आर्थिक विकास का सूचक है आय, रोजगार और उत्पादन। ठीक है, तो आर्थिक विकास का सूचक कौन है, तो आय, रोजगार और उत्पादन, ये जो आर्थिक विकास का सूचक है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। यानी कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी जो है कोटि उच्चतम है मानव विकास के सूचकांक में, तो वह कौन सा देश है, तो वह देश है नॉर्वे ना। इसे पहले वाले क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया गया था ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में नॉर्वे जो है यह सर्वाधिक जो है मानव विकास सूचकांक वाला देश है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। तो डॉक्टर महबूब उल हक जो है मूल निवासी थे, यानी कहाँ के निवासी थे, तो यह जो है पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के थे, तो पाकिस्तान के थे। तो डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे कहाँ के, तो पाकिस्तान के थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया। तो जो है किस विद्वान ने जो है मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया, तो वह जो है कौन विद्वान था जिसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया, तो वह था डॉक्टर महबूब उल हक। कौन था, तो डॉक्टर महबूब उल हक। तो किस विद्वान ने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया, तो डॉक्टर महबूब उल हक। तो डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। तो कौन जो है मानव विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, तो कौन सर्वोत्तम संकेतक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो गुण में धनात्मक परिवर्तन, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन यह मानव विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। तो मानव विकास का सर्वोत्तम संकेतक कौन है, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो गुण में धनात्मक परिवर्तन मानव विकास का सर्वोत्तम सूचक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। ठीक है, यानी किस देश में जो है प्रसन्नता को जो है यानी खुशियां को जो है खुशी को प्रगति का माप माना गया है, तो वह देश है भूटान। कौन है, तो भूटान। तो जो है भूटान देश में जो है
प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? तो किस देश में प्रसन्नता यानी खुशी को जो है प्रगति का माप माना गया है? तो भूटान, भूटान में। अगला क्वेश्चन है, और यह आज का जो है सो लास्ट क्वेश्चन होगा। तो निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो द्वितीय क्रियाकलाप इसमें से जो है कौन नहीं है? तो आखेट। तो आखेट जो है यह द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो आखेट। तो आखेट जो है यह द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ठीक। तो यह हम जो है आपको 1 से 4 तक के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपको ये सब कैसा लगा कमेंट में बतलाइएगा, और साथ में जो है किस किस चैप्टर में और कितने कितने क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन सही किए ये भी बतलाइएगा।